हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे गुलाम वंश की। भारत में मुस्लिम आक्रमण हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। तो अभी हम कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस कर लेते हैं। आखिरकार हमारा ये जो नेक्स्ट चैप्टर है वो किस नाम से सिलेबस में दिया हुआ है कि भारत में दिल्ली सल्तनत की सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, तो वो सब बातें वहाँ पर की हुई हैं। तो मैं आपको उस जगह जो सिलेबस में दिया हुआ है कुछ टॉपिक वो आपको क्लियर कर देता हूँ कि दिल्ली सल्तनत, पहली बात तो दिल्ली सल्तनत ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कई वंशों ने दिल्ली पर शासन किया है। मुस्लिम शासन है, मुस्लिम लोगों ने यहाँ पर शासन किया है, परंतु उस समय यहाँ पर 5 वंशों ने यहाँ पर शासन किया था। पहला वंश जो यहाँ पर शासन कर रहा है उसका नाम है गुलाम वंश। पहला वंश है गुलाम वंश। दूसरा नाम है खिलजी वंश। और फिर तीसरा वंश है तुगलक वंश। और इसके पश्चात जो अगला वंश है उसका नाम है सैयद वंश। और इसके पश्चात जिस वंश का शासन आता है वह है लोदी वंश। तो यह 5 वंश हैं। इन 5 वंशों ने भारत पर शासन किया: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी। इन पांचों के जो शासन काल है उसी को बोला जाता है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की सल्तनत। इन 5 वंशों के शासन काल को ही हम दिल्ली सल्तनत मानते हैं। आखिरकार दिल्ली सल्तनत का समय क्या था, यानी आखिरकार इन 5 वंशों ने कब से कब तक शासन किया है? दिल्ली सल्तनत पे 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक शासन किया है। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। 1526 यहां पर है आपका लोदी वंश के टाइम, और 1206 आपका है गुलाम वंश के समय। 1206 ईस्वी में स्थापना हुई है, 1526 ईस्वी में इसका अंत हुआ है। तो ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो हम कहते हैं वो दिल्ली सल्तनत में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश का शासन काल आता है, जो 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक था। 1206 से 1526 ईस्वी। ठीक है, अब इस सल्तनत का पहला शासक कौन था? पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश का संस्थापक है 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश का संस्थापक भी है और दिल्ली वंश की स्थापना भी इसी ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी इसी ने की है और गुलाम वंश की स्थापना भी इसी ने की है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब इसका पहला हो गया। अब अंतिम शासक कौन है? आखिरकार पहला शासक है तो आखिरकार अंतिम शासक कौन है इस सल्तनत का? तो अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक है जिसने यहां पर शासन किया था। तो इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक है और यह कब तक रहा? 1526 ईस्वी तक रहा। इसकी लास्ट डेट ये है। ठीक है, 1526 ईस्वी तक रहा और ये 1206 ईस्वी तक। जहां तक आपके सिलेबस की बात है, हमें केवल और केवल यह 3 पढ़ने हैं।
यानी हमें गुलाम, खिलजी और तुगलक वंश पढ़ना है, सैयद और लोदी वंश का अध्ययन हमें नहीं करना। सिलेबस में केवल इन 3 के बारे में ही बताया हुआ है, इसके अलावा अन्य किसी के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है। तो हमें जो दिल्ली सल्तनत में खास तौर से पढ़ना है वह पढ़ना है गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। तो इन वंशों का हमें अध्ययन करना है। अब हम चर्चा करते हैं आखिरकार कि गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश स्थापित हुआ गुलाम वंश। ठीक है, अब हम इस पे विषय पे चर्चा कर लेते हैं कि गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का समय है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी। 1206 से 1290 ईस्वी तक इसका शासन रहा। अब कितना समय होगा? 84 ईयर्स, लगभग 85 ईयर्स तक का टाइम है जो कि गुलाम वंश का समय कहलाता है। गुलाम वंश की जो शुरुआत हुई 1206 ईस्वी में हुई और 1290 ईस्वी में गुलाम वंश का अंत हो जाता है। अब गुलाम वंश का अंत होता तो उसके पश्चात खिलजी वंश की शुरुआत होती है। जलालुद्दीन खिलजी ने इस वंश की शुरुआत की थी। गुलाम वंश की स्थापना जब 1206 ईस्वी में हुई तो इसका जो संस्थापक है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का जो संस्थापक है उसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश का संस्थापक है। इसने इस वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश की। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि आखिरकार गुलाम वंश क्या है। दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश है गुलाम वंश है। अब गुलाम वंश की स्थापना किसने की? हमने देख लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है और 1206 ईस्वी में की थी इस वंश की स्थापना। परंतु इसका नाम गुलाम वंश क्यों है? आखिरकार इसको क्या अन्य नामों से जाना जाता है? तो पहली बात, इसके कई नाम हैं। पहला नाम है गुलाम वंश। मामलूक वंश, इल्बरी वंश। इन नामों से इन्हें खास तौर से जाना जाता है कि इस वंश को मुख्य रूप से गुलाम वंश, क्योंकि इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, इसके कारण इसे कहा जाता है मामलुक। जिसके माता पिता गुलाम थे और आगे की संतान उसके गुलाम नहीं है उनको मामलुक कहते हैं। इल्बरी मतलब, इल्बरी क्या है? इल्बरी एक कबीला है, मुस्लिमों का एक कबीला है और यह एक तुर्क कबीला है। ठीक है, इल्बरी क्या होते हैं? तुर्क हैं। तुर्क की एक जाति है इल्बरी, उसके नाम से इस वंश का नाम भी लिया जाता है, इल्बरी तुर्क। इल्तुतमिश भी इल्बरी था और आगे जाके बलवन भी इल्बरी ही था। तो आखिरकार इनके कारण ही इसका नाम पड़ा है, क्योंकि देखो इल्तुतमिश से लेकर बलवन तक, यानी बलवन से पहले तक तो इल्तुतमिश के ही यानी कह सकते हो बेटे पोते शासन करते रहे, परंतु बलवन जो कि इसका कोई रिश्तेदार नहीं था वो भी इल्बरी तुर्क था, वह भी एक इल्बरी तुर्क था। इसके कारण इसको इल्बरी वंश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी शासक गद्दी पे बैठे थे वो सारे के सारे लगभग इल्बरी ही थे। इस कारण इसको इल्बरी वंश कहा जाता है। तो अब बात होती है कि गुलाम वंश की, यानी इसमें जितने भी शासक है क्या सारे के सारे गुलाम थे? एक क्वेश्चन उठता है कि इस पूरे वंश का नाम गुलाम रख दिया गया, पर क्या इस वंश में सभी शासक गुलाम थे? 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक सभी के सभी गुलाम तो नहीं थे, कुछ स्वतंत्र भी थे। तो यह कहा जाता है कि इसका संस्थापक जो था वो गुलाम था, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश रखा गया, परंतु यह सत्य नहीं है। इसको क्या कहते हैं कि बोलचाल की भाषा में लोगों ने गुलाम वंश कहा है
वास्तव में यह उसकी प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि लगभग 1207 से 9 के बीच में, 1207 और 9 के बीच में जो मोहम्मद गौरी का यानी कह सकते हो उत्तराधिकारी था गयासुद्दीन, उसने गयासुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को यानी दास्ता से मुक्ति प्रदान कर दी थी, उसको दास्ता से हटा दिया था, उसको गुलाम नहीं रहने दिया, उसको गुलामी से मुक्ति दे दी। जब गुलामी से मुक्ति मिल चुकी है तो फिर आखिरकार इस वंश का नाम गुलाम कैसे हो सकता है? तो इस वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है, क्योंकि यह पहले इनके माता पिता गुलाम थे और बाद में स्वतंत्र बच्चों ने इस पर शासन किया, तो यह भी सही है इसका नाम। परंतु भारतीय इतिहास में आज भी इस वंश को मुख्य रूप से गुलाम वंश ही कहा जाता है। ज़्यादातर लोग बोलचाल के कारण इसका प्रयोग अभी भी करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का स्थापक था और 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता, स्थायी सत्ता की स्थापना की। भारत में पहली मुस्लिम सत्ता और स्थायी सत्ता की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी गुलाम वंश का जो संस्थापक है और कह सकते हो पहला शासक है। तो गुलाम वंश का जो पहला शासक है आज हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यह गद्दी पर कब से कब तक रहा? 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया था। गुलाम वंश का पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने क्या किया? 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। आखिरकार यह कहाँ का था, कैसे था, किस इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम अब चर्चा करते हैं तो इसके कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभिक जीवन किस प्रकार था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने यानी इसका जन्म कहाँ हुआ, तो इसके बारे में कुछ स्पष्ट जानकारियां तो हमें प्राप्त नहीं होती हैं, परंतु कुछ हमें अन्य साक्ष्य में जो प्राप्त हुए हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तो उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक है उसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ। उसका जन्म कहाँ हुआ था? तुर्किस्तान में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ। और यह क्या है? जाति से क्या था? एक तुर्क था। जाति से क्या था? यह एक तुर्क था। परंतु क्या हुआ कि गरीबी के कारण यह क्या हुआ? दास बन गया। यानी इसके माता पिता ज्यादा कमाते नहीं थे, माता पिता कमजोर थे, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर थी, तो उन्होंने क्या किया? गरीबी के कारण क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक दास बन गया, उसे बेच दिया गया। अब इसे खरीदा किसने? आखिरकार इसे खरीदा किसने? इसको दास बनाया किसने? पहले तो स्वतंत्र था, बिकने के बाद में दास बनाया, तो आखिरकार इसे खरीदा किसने? इसे खरीदा था फखरुद्दीन, जो क्या था? एक काजी। फखरुद्दीन नामक काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। एक काजी ने उसे खरीदा था। क्या था? कि उसके जो जीवन में जो भी कुछ काम है, कुछ डेली यूज के काम है, वो काम यह करवाता रहे। उसके काम करवाने के लिए उसे खरीदा गया। फखरुद्दीन काजी ने उसे खरीदा।
कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा, तो एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा है, तो फखरुद्दीन काजी ने क्या किया कि फखरुद्दीन काजी ने ही उसे शिक्षा प्रदान की। क्या किया कि उसे शिक्षा प्रदान की। कौन सी शिक्षा प्रदान कर सकता है? काजी धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकता है और अक्षर ज्ञान करवा सकता है। तो फखरुद्दीन काजी ने क्या किया कि उसे कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि एक बच्चा ही था, तो उसे एक बच्चे की तरह रखा, अपने बेटे की तरह पाला और उसे शिक्षा प्रदान की। शिक्षा प्रदान की वहां पर, और शिक्षा प्रदान करने के बाद में छोटी मोटी शस्त्र शिक्षा भी उसे वहां मिली, यानी हथियार चलाना भी वह वहां पर सीखा। तो शिक्षा प्राप्त की उसने, कुरान सीखी, धार्मिक शिक्षा प्राप्त की, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उसने शस्त्र शिक्षा भी वहां पर प्राप्त की। परंतु क्या हुआ कि काजी ने उसे पुत्र के समान रखा, परंतु काजी की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु हुई उसकी, तो मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि काजी की जैसे मृत्यु हुई तो इसके बेटों ने क्या किया, इसके ने, काजी की मृत्यु हुई, फिर इसके बेटों ने पुनः बेच दिया, दोबारा बेच दिया। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। फखरुद्दीन काजी ने तो उससे शिक्षा प्रदान की, शस्त्र शिक्षा प्रदान की। अब क्या किया कि फखरुद्दीन काजी की मृत्यु के पश्चात उसके बेटों ने देखा कि हम इसे क्यों रखें, आखिरकार हमें तो कोई आवश्यकता है नहीं इसकी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया। तो फखरुद्दीन काजी के बाद में पहला खरीदार यह है, दूसरा खरीदार कौन है? मोहम्मद गौरी है। मोहम्मद गौरी। इसके पश्चात किसने खरीदा? मोहम्मद गौरी ने खरीदा, और मोहम्मद गौरी ने इसे अपने अधीन एक सैनिक के तौर पे रखा। तो इस प्रकार यह मोहम्मद गौरी के संपर्क में आया। अब एक साधारण जीवन जीने के पश्चात एक, कह सकते हो, गजनी के सूबेदार, एक शासक के अधीन वह आ गया। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया, फखरुद्दीन काजी के अधीन शिक्षित कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा और अपने साथ रखा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का राजनीतिक जीवन प्रारंभ होता है। अब क्या है कि कुतुबुद्दीन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि उसको सबसे पहले पद दिया एक सैनिक का। सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो पद दिया वो था एक सैनिक का, और छोटा मोटा काम कर ले, क्योंकि एकदम से कोई पद प्रदान कर नहीं सकते, एक दास ही तो था। जब दास को खरीदा तो उसे एक सैनिक का पद प्रदान किया गया। तो सैनिक के पद पे रहते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफी कुछ काम सीखा। जब इसकी योग्यता साबित हुई तो इसको जो दूसरा पद प्रदान किया गया वो दूसरा पद था अमीर ए आखूर। जो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो दूसरा पद प्राप्त हुआ वो था अमीर ए आखूर। अमीर मतलब एक, कह सकते हो, अव्वल दर्जे के जो, क्या कह सकते हो, उनके अधिकारी होते हैं, उनके लिए प्रयोग होता था अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर होता क्या है? अमीर होता है शाही घुड़सवार प्रमुख। शाही घुड़सवार प्रमुख होता था। ये क्या होता था? सारे के सारे घोड़ों का जितना भी जो होता है कार्यभार है वो इसके अधीन होता था। अब उस समय घोड़े
इतने ज्यादा महत्वपूर्ण थे कि इनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था, सेना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। क्यों? क्योंकि लड़ने में तेज थे, इनपे बैठ के सबसे ज्यादा तुर्कों और मुस्लिमों ने तोपों को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया, हाथियों को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया, किलों को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया, घोड़ों को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया इन्होंने। इनके लिए घोड़े महत्वपूर्ण। तो यह एक ऐसा पद था जो कि एक सैनिक के तौर पे एक साबित हुआ हुआ है कि एक अयोग्य व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसमें सैनिक कार्य आते हैं तो उसे एक अमीर का पद प्राप्त हुआ, अमीर-ए-आखुर, जो क्या होता है, शाही घुड़सवार प्रमुख। तो इस तरीके से प्रमोशन हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब उसके बाद में जो तीसरा प्रमोशन है, तीसरा प्रमोशन क्या हुआ, उससे भारत अभियान में साथ ले गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने भारत अभियान के समय ले गया और बोला कि तुम एक सैनिक टुकड़ी का, यानी अलग अलग सैनिक टुकड़ी को संभालते थे लोग, तो उन्हें बोला तू भी एक सैनिक टुकड़ी लेके चल और तुम भी संभालो। तो भारत अभियान के समय वो साथ लेके गया। अब ये भारत अभियान कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक किस समय आया? फर्स्ट और सेकंड जो तराइन का युद्ध हुआ, उस युद्ध के समय कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के साथ था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के साथ कब था? तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध के समय। तराइन के द्वितीय युद्ध में इसने साथ दिया 1191 ईस्वी में और तराइन के द्वितीय 1192 ईस्वी में। यानी इसने युद्ध कब लड़ा भारत में? 1191 ईस्वी का लड़ा और 1192 ईस्वी का लड़ा। 1191 ईस्वी में अच्छा प्रदर्शन किया, तब एक बड़ी सेना का कह सकते हो जिम्मा, उसकी जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई। और 1192 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने और भी अच्छे से युद्ध किया तो वह और अधिक प्रभावित हुआ और 1192 में तराइन के युद्ध में विजय हुआ। मोहम्मद गौरी विजय हुआ तो उसने सभी को कुछ ना कुछ बांटा। तो उसने क्या किया, तराइन के युद्ध के बाद में भारत का सूबेदार या कह सकते हो दिल्ली का सूबेदार किसे बनाया? भारत का सूबेदार कह सकते हो। तराइन के युद्ध में विजय मिल गई, सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी को। अब वो यहां तो रुक नहीं सकता था, तो उसने क्या किया कि जाने से पहले भारत का सूबेदार या दिल्ली का सूबेदार किसे बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक अब भारत का सूबेदार बन गया, दिल्ली का सूबेदार बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब देखिए आप, एक आम सैनिक से अमीर-ए-आखुर से भारत के अभियान में शामिल हुआ और भारत के अभियान से शामिल होके दिल्ली या भारत का सूबेदार बन गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि तराइन के युद्ध तक आते आते मोहम्मद गौरी का विशेष कृपा पात्र बन गया और अपनी योग्यता को साबित करके उसने एक अच्छा पद प्राप्त कर लिया। एक दास से वह एक सूबेदार बन गया। इस प्रकार 1192 ईस्वी में वह दिल्ली का सूबेदार बन चुका था। अब दिल्ली का सूबेदार वह बन चुका है, तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग ले चुका है। अब क्या हुआ, उसने 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में भी भाग लिया। अब मोहम्मद गौरी के साथ उसने चंदावर का भी युद्ध लड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक अब भारत का सूबेदार है, तो भारत से कुछ सैनिक एकत्रित किए और विशाल सेना एकत्रित करके जयचंद से लड़ाई लड़ी और चंदावर का युद्ध जीत गया। तो इस प्रकार 1194 में चंदावर की विजय भी उससे प्राप्त हुई।
तो अब इसके बाद में और क्या होता है? इसके बाद में भारत में सीधा आक्रमण कभी किया नहीं। मोहम्मद गौरी ने फिर इसके बाद में 1205 में खोखरों पे युद्ध किया, उससे पहले तो कोई युद्ध किया नहीं। अब 1194 में चंदावर यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, ये क्षेत्र किसके अधीन हो गए? अब अधीन हो गए ये कुतुबुद्दीन ऐबक के, सूबेदार बन गया इतने बड़े क्षेत्र का। अब यहां पर व्यवस्था बनाना आवश्यक था, तो क्या किया? तो 1192 से लेकर 1197 तक, 1192 से लेकर 1197 तक लगभग 5 सालों तक दिल्ली व विजित क्षेत्रों में व्यवस्था स्थापित की। व्यवस्था स्थापित की यानी इन सालों में उसने क्या किया? दिल्ली में केवल व्यवस्था बनाई, आसपास के उत्तर प्रदेश में। प्लस इसी समय में विद्रोहों का अंत किया। इसी समय में कुछ विद्रोह हुए। अब ये विद्रोह कहां हुए? ये विद्रोह हुए जैसे मेरठ, कन्नौज, अजमेर। तो इन क्षेत्रों में जो कह सकते हो अलवर का क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में जो विद्रोह हुए उन विद्रोहों को शांत किया गया। मेरठ, कन्नौज, अजमेर, अलवर, इन क्षेत्रों में जो विद्रोह है उन्हें शांत किया गया। जैसे अजमेर में मुख्यतः पृथ्वीराज चौहान का भाई था हरिराज ने विद्रोह किया था यहाँ पर। अलवर में जो मेव जनजाति थी उन्होंने विद्रोह किया था वहां पर। मेरठ में उस समय कुछ राजपूत सरदार थे, उन्होंने विद्रोह किया। कन्नौज में भी इसी तरीके से राजपूत सरदारों ने विद्रोह किया, क्योंकि सत्ता चली गई तो वो परेशान कर रहे थे। तो इस प्रकार इन्होंने विद्रोह किया, इन विद्रोहों का दमन कर दिया। तो इस प्रकार 1192 से 1197 ईस्वी तक क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली और आसपास के विजित क्षेत्रों में व्यवस्था बना के रखी। 1194 में चंदावर का युद्ध भी जीत लिया था और 1192 में पृथ्वीराज के साथ तराइन का युद्ध भी विजय हो गया। तो इस प्रकार एक कुशल योद्धा के तौर पे कुतुबुद्दीन ऐबक सफल रहा। उसने व्यवस्था बना ली, उसने आसपास के क्षेत्रों में विजय प्राप्त की और युद्ध में भी बढ़ चढ़कर काम किया। तो इससे क्या हुआ? बहुत ज्यादा प्रभावशाली कार्य किया। अब मोहम्मद गोरी को खुश करने के लिए उसने एक काम किया। गुजरात विजय 1178 ईस्वी में जो पराजय मिली थी, उस पराजय का बदला किसने लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुजरात विजय के समय शासक कौन था? भीमदेव। भीमदेव उस समय शासक था। भीमदेव शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर विजय प्राप्त की। और कहां पर क्या विजय प्राप्त की? कौन सा युद्ध हुआ? अहिन्यवाड़ा का युद्ध। अहिन्यवाड़ा का युद्ध। अहिन्यवाड़ा का युद्ध हुआ। अहिन्यवाड़ा के युद्ध में भीमदेव को पराजित करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? गुजरात पर विजय प्राप्त की। ये कब प्राप्त की? 1197 ईस्वी। 1197 ईस्वी में 1178 ईस्वी की जो पराजय थी उसका प्रतिशोध 1197 ईस्वी में लिया गया। किसने लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिया। किसको पराजित किया? भीमदेव को पराजित किया अहिन्यवाड़ा के युद्ध में। अहिन्यवाड़ा क्या है? अहिन्यवाड़ा राजधानी है गुजरात की उस समय। ठीक है, तो एक यह काम हुआ। इसके पश्चात यह स्वतंत्र रूप से युद्ध किया है। इसमें
कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता के लिए मोहम्मद गौरी नहीं आया, मोहम्मद गौरी किसी भी प्रकार से इसमें शामिल नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने बलबूते पर यह युद्ध लड़ा था। अब इसके बाद में एक और युद्ध हुआ 1202 और 3 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक और किसके बीच में हुआ? परमर्दी देव। परमर्दी देव के मध्य हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य हुआ। अब यह युद्ध, इसमें विजय कहां मिली इन्हें? विजय में क्या मिला इन्हें? महोबा और कालिंजर और महोबा का क्षेत्र किसे मिला? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो 1202 और 3 में कालिंजर और महोबा पर विजय प्राप्त की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में अहिन्यवाड़ा पर विजय प्राप्त की। राजस्थान, दिल्ली जो क्षेत्र है 1192 ईस्वी में जो तराइन का युद्ध जीता उससे प्राप्त हो गया। 1194 ईस्वी में जो हमें क्या कह सकते हैं एक तरह से कि उस समय जो युद्ध हुआ 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, उससे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र प्राप्त हो गया। तो अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, यहां तक के क्षेत्र पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। इतने बड़े क्षेत्र पर उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। अब इसके पश्चात हुआ क्या? अब हम बात करते हैं इसके आगे की कि आखिरकार हुआ क्या। फिर 1205 ईस्वी में खोखरों को दबाने के लिए, खोखरों को पराजित करने के लिए पुनः मोहम्मद गौरी आया। तो उस समय भी ऐबक साथ था। ऐबक ने मोहम्मद गौरी की सहायता की, परंतु ऐबक की सहायता हुई, परंतु 1206 ईस्वी में मृत्यु हो गई। किसकी? गौरी की। 1206 ईस्वी में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। तो 1206 ईस्वी में मृत्यु होने के पश्चात अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और दिल्ली में उसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। अब मोहम्मद गौरी का चैप्टर खत्म हो गया है कि मोहम्मद गौरी के साथ उसने क्या किया, मोहम्मद गौरी के अधीन रहकर उसने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, कौन कौन से पद प्राप्त किए। परंतु अब हम बात करेंगे स्वतंत्र रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक कब गद्दी पर बैठा। तो हम बात करते हैं कि गद्दी पर बैठा 1206 ईस्वी में। इसने उपाधि धारण क्या की? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसने उपाधि धारण क्या की। तो इसने धारण की उपाधि मलिक की। इसने अपने आप को बादशाह नहीं बना, सुल्तान नहीं बनाया इसने अपने आप को। इसने किसी और उपाधि की धारण नहीं की, इसने उपाधि धारण की मलिक की। ठीक है, उपाधि धारण कर ली इसने अपने आप की और गद्दी पे बैठा 1206 में। कहां बैठा? बैठा यह है लाहौर में, क्योंकि उस समय पाकिस्तान में खोखरों को विद्रोह शांत किया था। तो खोखरों का विद्रोह शांत करने के बाद में वह दिल्ली नहीं आ पाया था, तभी उसको खबर मिल गई। तो उसने क्या किया? लाहौर में ही अपना राज्याभिषेक करवा लिया, लाहौर में ही गद्दी पे बैठ गया। अब आते हैं उसकी राजधानी। अब उसकी राजधानी क्या थी? राजधानी उसकी थी लाहौर। कई लोग बोलते दिल्ली थी, नहीं, उसकी राजधानी लाहौर थी। उसने लाहौर को राजधानी बनाया। लाहौर इसलिए बनाया ताकि वह ऊपर अफगानिस्तान और नीचे पाकिस्तान के जो अन्य शासक उन पर दबाव बनाकर रख सके। उसके अलावा वह दिल्ली को भी अपनी सेकंड चॉइस रखता था। तो लाहौर उसने अपने बनाए। अब उसके अन्य नाम क्या हैं? हम बात कर चुके हैं कि इतनी बात कर चुके कि आखिरकार उसने गद्दी पे बैठा, उसकी उपाधि मलिक है,
लाहौर में बैठा, लाहौर राजधानी थी उसकी। अब उसके अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है उसके लाख बख्श। लाख बख्श नाम है उसका, लाख बख्श नाम है, यानी लाखों को बख्शीश देने वाला, लाखों की बख्शीश देने वाला, यानी लाखों का दान करने वाला वो व्यक्ति है लाख बख्श। यानी लाखों को जो दान कर दे ना, लाखों लाखों रुपए दान कर दे, वो लाख बख्श कहलाता है। और यह व्यक्ति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा इसका नाम है कुरान खां। तो यह नाम तो मुझे भी बहुत सही लगता है, क्योंकि कुरान खां नाम ऐसे कि यह कुरान को बहुत अच्छे से पढ़ता था, कुरान की तिलावत करता था। यह तिलावत करना मतलब उसका उच्चारण करना, एक तरह से पाठ करना है। तो कुरान का अच्छा यानी उच्चारण करने वाला व्यक्ति होने कारण इसे कुरान खां कहा गया। और क्योंकि एक काजी के साथ में रहा और काजी के दास बन के रहा, काजी से शिक्षा प्राप्त की, तो इसके कारण यह चीज़ें उस पर लागू होती हैं। तो लाख बख्श कहा जाता है, कुरान खां कहा जाता है, मलिक इसकी उपाधि है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका नाम है। लाहौर राजधानी थी, लाहौर में ही राज्याभिषेक हुआ और 1206 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठा था। अब गद्दी पर बैठने के पश्चात उसने क्या किया है, यह हम अभी पढ़ते हैं कि आखिरकार कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठा तो उसने गद्दी पर बैठने के पश्चात क्या किया और उसकी समस्याएं क्या क्या थी।